मॉडल विच इज इन योर सिलेबस, अदरवाइज तो बोहर मॉडल भी बाद में रिजेक्ट हुआ था, बट according to this model every atom has a centrally located nucleus, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and these two types of particles collectively termed as nucleons. अगर ये टर्म आपको कहीं सुनने में आता है तो what are nucleons? Nucleons are protons and neutrons, means the type of particles which are present inside the nucleus of an atom. और एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा, ये याद रखो। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है दैट गोज टू रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि एटम के सेंटर में एक हेवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, बट ही could not explain the exact arrangement of electrons around this nucleus, that is why his model was rejected. अब बोहर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they keep on revolving around this nucleus, but this is possible only in specific energy levels, जिसको उसने नेम दिया था shells, and these shells were named by him as K, L, M, N. आपको अभी 4 ही ड्रॉ करने हैं, अदरवाइज आगे फर्दर एलिमेंट्स के लिए O, P, Q तक 7 शेल्स हम ड्रॉ करते हैं हायर क्लासेस में, ठीक है। तो यू हैव 4 शेल्स हियर, फर्स्ट शेल इज नोन एज K शेल, और इसके लिए जो एक n फैक्टर से भी नेमिंग की हुई है कि इस फर्स्ट शेल के लिए n वैल्यू होती है 1। n मींस यू कैन से द नंबर ऑफ शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जिसकी जितनी क्लोज होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही एनर्जी कम होगी, means minimum energy will be of K shell, highest energy will be of N shell out of these 4, and these numbers n is equal to 1 for K shell, n is equal to 2 for L shell, n is equal to 3 for M and 4 for N. Now what happens, electrons यहाँ हैं तो सही, but कितने electrons है उसका arrangement जो हम explain करते हैं that is by Bohr-Waring scheme, और रूल कह सकते हो आप। इस रूल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर शेल में फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, यानी कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में फिल कर सकते हो। एवरी शेल हैज यू कैन से ability to accommodate a fixed number of electrons, and that ability is given by this formula 2n square, where this n is the value of n की जो वैल्यू आपने उठानी है according to the नेम ऑफ द शेल, जिस शेल के लिए हम वो टेंडेंसी फाइंड कर रहे हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन के शेल, के शेल अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस 2n स्क्वायर। तो फॉर के शेल it will be 2 multiplied by 1 square, because n की वैल्यू 1 है k के लिए, so it will be equal to 2 electrons. So maximum 2 electrons can be present in K shell. Now for L shell, it will be equal to 2 multiplied by 2 square, because n has value 2 here, so it will be 8 electrons. Now for M shell, 18. It will be 18. And for N, 32. 2 multiplied by 4 square 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो है मैक्सिमम एबिलिटी कि एक एटम अपने अंदर अपनी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। बट वन मोर इम्पोर्टेंट रूल अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम इज दैट आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चल रही है, ये कंप्लीट फिल हो गया 2 से, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन L ने फिल कर लिए, L में I 8 ही सकते हैं, इसके बाद और पॉसिबिलिटी नहीं है। बट M शेल कैन हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक बार आ जाते हैं उसके बाद इसमें एक टाइप की स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो N शेल में फिल होते हैं 2, 19 एंड 20। आफ्टर दैट 21st इलेक्ट्रॉन से लेके 30th इलेक्ट्रॉन फिर M शेल में आता है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको भी 20 एलिमेंट्स के लिए K में 2 देन 8, उसके बाद यहाँ पे भी 8 ही फिल कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ रूल दैट आउटर मोस्ट शेल can maximum have 8 electrons at a time। उस 8 आने के बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको अगली शेल में एंटर करवाने हैं, उन 2 के बाद फिर जो नेक्स्ट होंगे दे विल
कंप्लीट द ओवरऑल कैपेबिलिटी ऑफ दिस शेल। बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर इसी में आएंगे, बट वो आपको अभी सिलेबस में नहीं है। आपको अभी सिर्फ 20 एलिमेंट्स हैं फॉर विच व्हाट यू इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, दैट विल सी हियर। ये चीज क्लियर होगी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए एक और रूल याद रखना है, सबसे पहले के में ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये नहीं कि आप कहोगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम वो n में क्यों नहीं लिख रहे। We cannot write this because electrons can enter from the lowest energy level. हर एक चीज के लिए मिनिमम एनर्जी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। जितना एनर्जी कम होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, आप अभी जब रेस्ट कर रहे होते हो आपकी सबसे स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी सबसे कम उस टाइम पे काम कर रही होती है, एनर्जी लेवल मिनिमम होता है। तो इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग जो एटम्स हैं उनके लिए भी मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट ही स्टेबल स्टेट होती है। तो दे ऑलवेज टेंड टू ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिट्स और दोज एरियाज वेयर देयर एनर्जी इज मिनिमम। तो न्यूक्लियस के सबसे साथ वाला जो शेल है उसकी एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ग्रेटर होता है उतनी एनर्जी लेस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे, फिर इसमें मतलब sequentially you need to fill electrons according to this scheme. Now we'll write electronic distribution. Distribution of electron in various Bohr shells. इसके लिए एक सिंगल टर्म आपने जो यूज करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपकी बुक में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, बट हायर क्लासेस में आपको यही टर्म पढ़ने को मिलेगा, तो बेटर इफ यू प्रैक्टिस फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। अब ये डिपेंड करेगा कि एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस वी स्टार्ट विद फर्स्ट हाइड्रोजन। से पहले एक चीज और, एक एटम के पास 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स आपने नेम सुने होंगे, कभी बोसॉन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था विद इन लास्ट 10 इयर्स में। तो ये सारे पार्टिकल्स डिस्कवर तो हुए, बट फंडामेंटल पार्टिकल जो बेसिक है हर एक एटम के, उसके अंदर आपको बेसिकली 3 ही पढ़ने हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो ये शेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट है। अब एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इतने डीपली इनसाइड है कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में या रिएक्शंस जो होती हैं, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि केमिकल चेंजेस बहुत सारे नेचर में अपने आप होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हैं, केमिकल चेंजेस भी। और केमिकल चेंजेस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, आप अभी विंटर्स में आप लोग अगर नाइट में लाइट बंद है तो आप ब्लैंकेट या क्विल्ट के अंदर समटाइम्स स्पार्किंग से देखते होंगे जब आपकी स्किन से टच होती है सिंथेटिक मटेरियल। दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है? जब 2 डिफरेंट मटेरियल्स को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। जो बेसिक प्रिंसिपल आपके गैस लाइटर्स का भी और लाइटनिंग जो स्काई में होती है सब इसी वजह से होती है। So this electron transfer is possible because electrons are not deeply buried inside the atom. They are present in these shell, और outermost shell के electrons easily अपनी वो shell छोड़ के दूसरे atom की outermost shell में enter कर सकते हैं। तो इसी चीज से मतलब इस मॉडल के थ्रू ये आइडिया, मतलब इन चीजों का आइडिया कैसे आया था साइंटिस्टों के? न्यूक्लियस उन्होंने अंदर क्यों रखे, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों रखे हैं? बिकॉज प्रोटॉन्स कभी पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी रिएक्शन में, तो इसलिए प्रोटॉन्स को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मानकर एटम की उसको डिनोट किया गया एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से, व्हिच इज नोन एज एटॉमिक नंबर, सिंबलाइज्ड एज Z। हर एक एटम का एक फिक्स एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आपने पढ़े हैं कि एक ही एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं आइसोटॉप्स की फॉर्म में। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ प्रोटॉन, जिसका नंबर चेंज नहीं होगा। तो प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, एंड एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है एटम के लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट लगा के। और दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, तो एक एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा, उसमें कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इन दोनों के सम को हम कहते हैं मास नंबर, एंड दैट मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल A। तो एक एलिमेंट के साथ जब हम पूरा सिंबलाइज करते हैं उस एलिमेंट को, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर इस तरह से लिखा जाता है। ये जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर है, दिस इज मास नंबर। अब हीलियम है तो इट विल बी रिटन इन दिस वे, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन है बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। मास नंबर 1 होने का मतलब प्रोटॉन तो है एक बट न्यूट्रॉन कोई नहीं, ठीक है। तो मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। अगर आपको यहाँ पे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, हाइड्रोजन विल हैव 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ से देखो 2, न्यूट्रॉन्स 4 minus 2 बिकॉज एटम्स के न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सम उसका मास नंबर के इक्वल होता है, तो 2 plus 2 इट विल बी इक्वल टू 4। और इलेक्ट्रॉन याद रखो, जो ये एटॉमिक नंबर है बेटा, एक न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है जब तक उसने लूज या गेन इलेक्ट्रॉन्स नहीं किए, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीशीज विल ऑलवेज हैव protons and electrons equal in number, but neutron can vary और वो डिपेंड करेगा मास नंबर कितना है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे शेल्स बनानी है K L M N, और साथ में ही हम वैलेंसी डिसाइड कर देते हैं। नाउ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपने बताना है। हाइड्रोजन का वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, बिकॉज मिनिमम एनर्जी में पहले एंटर होना है उसने, तो K पे 1 लिख दो आप, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वैलेंसी कैसे निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, अभी पहले मैं थोड़ा सा और एटम्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, K शेल में 2 आ गए। अब K में नेक्स्ट 2 से ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, K शेल इज नाउ कंप्लीटली फिल्ड, और जो शेल जितने मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अगर वो कंप्लीट उसने कर लिए हैं तो ये होती है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इस तरह के एलिमेंट्स नेचर में कभी भी किसी से कंबाइन नहीं होते एंड दे रिमेन इनर्ट, अदरवाइज केमिकल्स की टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट दीस काइंड ऑफ स्पीशीज व्हिच हैव completely filled outermost shell, then they have quite stable configuration and they never react with other elements in nature, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। अब जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसको भी अपने आप को इस तरह का बनाना है, मतलब उसमें स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर सकता है। हाइड्रोजन की दोनों टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 कॉन्फ़िगरेशन और गेन करके 2 इन K शेल। तो इस तरह से हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है। 1 का मतलब इधर इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ये स्टेबल हो जाएगा इस तरह से। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है तो इसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, वैलेंसी विल बी 0। जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है वैलेंसी हमेशा 0 कर दिया आपने। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। प्रोटॉन कितने होंगे, अब एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन्स 3, न्यूट्रॉन्स 7 minus 3 4, इलेक्ट्रॉन्स 3। हाँ जी, फिलिंग कैसे करोगे, 2 इन K शेल। अब 2 से ज्यादा 3 आप इसमें नहीं ला सकते क्योंकि इसकी टेंडेंसी नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन ये नहीं रख सकता K शेल, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी रिटन इन K L शेल। तो L में 1 K में 2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि L शेल में स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। तो इस एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ईदर इट नीड्स टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन और ये अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे, तो ये जो बचेंगे 2 ये स्टेबल रहेंगे। तो दोनों टेंडेंसी है, बट
यूज क्या करता है, ये 7 गेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस एटम, तो ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन इट विल लूज दैट। अभी नहीं किया है, आपको न्यूट्रल लिथियम एटम लिखा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, बट व्हेन इट कंबाइंस विद अदर एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन बनाता है व्हिच इज नोन एज लिथियम पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव चार्ज लगता है उसपे। बट वैलेंसी अगर आपको बतानी है तो उसका मतलब क्या है वैलेंसी का, कि वो ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज करेगा जब अपने आप को स्टेबल करना होगा, ठीक है। तो इन दिस केस वैलेंसी विल बी 1। नेक्स्ट इज बेरिलियम 4। ये जो आपको मैंने पहले भी बताया था, पूरे पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो कभी नेट पे, वैसे 10th क्लास में आपको सिलेबस में है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं नेचर में, और उन 118 एलिमेंट्स को जो अरेंज किया हुआ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक एटम के अंदर, हर एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफर है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन है विद 1 प्रोटॉन, हीलियम 2 प्रोटॉन्स, लिथियम 3 प्रोटॉन्स, बेरिलियम 4। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपके रोल नंबर आपके अल्फाबेटिकली आपके डेट ऑफ एडमिशन के ऊपर बेस्ड है, ये इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बेस्ड है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा हम किस एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उनके अंदर, प्रोटॉन्स कितने। तो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट वन हाइड्रोजन है, ऐसे 118 तक नंबर्स गिवन है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये 4 नंबर पे बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज, मास नंबर इज 9। हाँ जी, एटॉमिक नंबर बेटा आप बताओगे, आपसे पूछिए। यस, मुझे नेम याद नहीं है, नेम श्रेया, बेटा बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स दिस माइनस दिस 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, K में पहले 2, फिर L शेल में 2, वैलेंसी 2। अब अगेन यहाँ पर 8 कंप्लीट कर रहे हैं, या तो 6 गेन कर सकता है और 6 ऐड करवाओ इसमें, या फिर ये वाले 2 भी हटा दो, तो 6 लेकर आना बहुत डिफिकल्ट है। जो चीज कम रहेगी ना उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो 2 लूज करना इजी है, तो इट विल मेक अ कैटायन हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। बट राइट नाउ यू हैव टू राइट वैलेंसी विदाउट राइटिंग, साइन नहीं लिखा जाता वैलेंसी में, जस्ट इसका मतलब ये है कि 2 केमिकल बॉन्ड बना सकता है बेरिलियम बाय यूजिंग दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट शेल। तो वैलेंसी इज 2। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मींस कितने बॉन्ड्स एक एटम बना सकता है जब कंपाउंड बनाए, ठीक है। न्यूट्रल एटम में तो ये ऐसे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली इस फॉर्म में कभी प्रेजेंट नहीं होते एलिमेंट्स, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। नेचर में इनके कंपाउंड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को या एलिमेंट्स जो भी हैं। नेक्स्ट इज बोरॉन 5 एंड 11। एटॉमिक नंबर 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 5। हाँ जी, नेक्स्ट 2 3। बस ये आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाने हैं 1 2 3, इसमें 2 से ज्यादा नहीं करना है, एक बार 2 आने के बाद ये फिल हो चुका है कंप्लीटली। वैलेंसी 3। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। अब ये आपको इतना काम एक खुद करना है, जो लर्निंग का काम मैंने लास्ट वीक से दिया हुआ है। 20 एलिमेंट्स ऐसे आपको सीरियल ऑर्डर में ही याद होने चाहिए। फॉर दैट आई हैव गिवन मेमोरी एड्स आल्सो, अगर मेमोरी एड्स यूज करके करना है या आपकी मर्जी, आप नॉर्मली वैसे भी याद कर सकते हो। K2L4। अब इस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, ये 4 लूज या गेन कुछ नहीं करता, रादर इट शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। तो एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग 2 तरह से होती है, या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करें या गेन करें, या फिर शेयर करें। तो जनरली कार्बन जो है वो लूज या गेन करके कैटायन एनायन नहीं बनाता, बट इट कैन यूज दीस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक 4 केमिकल बॉन्ड्स। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसमें आपने कुछ नहीं कंसीडर करना कि लूज कर रहा है गेन कर रहा है, अगर 4 है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी विल बी 4। नेक्स्ट नाइट्रोजन
7 7 7 हाँ जी 2 and 5 अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना आगे मैंने आपको बताया 4 से आगे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस के साथ एक पॉजिटिव फील्ड जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्ट्रांगली हेल्ड रहे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन हटाना उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इतने एफर्ट लगाने पड़ते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। और नॉर्मली वही एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 2 या 3 है लूज करने के लिए। 3 से ऊपर वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, रादर दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। 5 वाला जो है उसके लिए 3 गेन करना इजी होगा, तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसमें 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये एनायन बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्राइड आयन इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 8 16 8 2 ठीक है। वैलेंसी 2 because it will gain 2 electrons to complete octet। 8 complete करना मतलब octet complete करना लास्ट चरण। नेक्स्ट इज फ्लोरीन 9 9 10 ये 10 कैसे है, दिस माइनस दिस, ठीक है। 2 7 1 2 and 7 1 क्या नेक्स्ट इज सोडियम नियॉन 10 मास एटॉमिक नंबर मास नंबर 20 2 8 0। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दिस इज अगेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल के लिए आपको नोबल गैस यहाँ पर ऐड कर मतलब लिखना नहीं है, वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ये। दिस विल बी अ नोबल गैस अगेन नियॉन, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वैलेंसी 0 वैलेंसी होने का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट कभी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, किसी और एटम के साथ कंबाइन होके कंपाउंड नहीं बनाते। जैसे आपको फ्लोरीन के कंपाउंड मिल जाएंगे, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये वाटर बना रहा है। एक सिंपल एग्जांपल देखो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी दुनिया भर के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब क्या कॉम्बिनेशन से ही बने हैं ना। तो और ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाएंगे। बट हीलियम, नियॉन और अभी एक और आएगा 18 नंबर पे आर्गन, ये तीनों कंबाइन होके कंपाउंड्स नहीं बना सकते बिकॉज देयर वैलेंसी इज 0। इनके पास ऑलरेडी उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने स्टेबल होने के लिए चाहिए, बाकियों के पास नहीं है, तो दे विल ईदर गेन और लूज और शेयर व्हाटएवर इज द टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। नेक्स्ट आफ्टर नियॉन, नेक्स्ट सोडियम 11 23 सोडियम 11 एटॉमिक नंबर मास नंबर 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे बोलते चले आप तो इस वाक्य को समझ तो ले। तो आप बताओ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। आप इलेक्ट्रॉन्स बताओ 11। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होगा अगर एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यहाँ चेक कर लो कोई साइन तो नहीं लगा हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्जेस नहीं लिखे हुए, तो न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम तभी होंगे जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज, तो +11 किस पे हो गए, -11 भी हो गए, तो टोटल चार्ज 0 हो गया, तो इसीलिए एटम न्यूट्रल होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। K में कितने आएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन 2 देन L 8। तुम सारे तनिष्का उसको बोला है ना मैंने, हाँ जी बेटा 8 + 2 10 हो गए, 11 फिल करते हैं। नेक्स्ट M में कितने 1। तो दिस इज हाउ वी कैन फिल दीज इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 11। अब वैलेंसी यहाँ पर याद रखो 1 2 3 है अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी भी 1 2 3 हो। ठीक है अक्षित, वैलेंसी बताना। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करेगा जब ये रिएक्ट करेगा किसी और स्पीशीज से, और ये लूज करने के बाद
इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो सोडियम आयन बनाता है ये आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन। एंड इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये Na न्यूट्रल एटम है, ये Na पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन, इट विल बी 10 बिकॉज ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। यही डिफरेंस होता है एटम और आयन में। आयंस हैव ऑलवेज स्टेबल कॉन्फिगरेशन, एटम्स की स्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। आवाज नहीं। नीव, प्रोटॉन्स 12, Neon 12, electron 12, कॉन्फिगरेशन 2 valency. 2 वैलेंसी यूज करके ये कौन सी स्पीशीज बनाएगा? मैग्नीशियम कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? as it is losing these 2 electrons, क्योंकि अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो याद रखो ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो लूज करने पे इसका जो आयन बनेगा दैट विल बी Mg2 पॉजिटिव। लूजिंग इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, देखो मैंने इसीलिए यहाँ चार्ज लिखे थे, ये +12 चार्ज है, ये -12 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने। तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस करके इसको आप अभी माइनस साइन मत डालो, ये 2 माइनस ये -10 हो गए, -10 और +12 मतलब 2 ऐड करते हैं तो +2 बचता है ना। तो दिस +2 चार्ज इज कैरीड बाय दिस मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसलिए चार्जेस आते हैं, आपको यही क्लियर नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया कहां से। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो चार्ज न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए गेन कर लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ माइनस चार्ज लेके आएगा तो उतने चार्ज एटम पे नेगेटिव आते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो उतना नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम 13 मास। अगर बेटा मास नंबर नहीं याद कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास नंबर पे हम ज्यादा कुछ नहीं पूछते, एटॉमिक नंबर आपको 20 एलिमेंट्स के अच्छे से याद होने चाहिए, फर्स्ट टू 20, ठीक है। मास नंबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 13, 14, 13, 2, 8, 3, 3। हाँ जी, वैलेंसी 3। अब स्पीशीज कौन सी बनाए गए आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन? व्हाई 9? पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, लूज करने हैं लूज कर दिया, तो लूज करने पे कैटायंस बनते हैं, एनायंस नहीं बनते। गेन कर। हाँ जी। नेक्स्ट इज सिलिकॉन 14, 28, 2, 8, 4। सिलिकॉन न्यूट्रल +4 लिख सकते हो, बट अदरवाइज कैटायन एनायन बनाता नहीं है 4 वाले। वैलेंसी लिखो आप इसके, इट विल बी 4। मैम 4 शेयरिंग करता है ज्यादा सिलिकॉन, 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन दोनों ही डिफिकल्ट है। अब इससे आगे वाले जो होंगे उनकी गेनिंग टेंडेंसी स्टार्ट होगी। फास्फोरस 15, 31, 15, 16, 15, 2, 8, 5। और जब 5 वाले ने फिर 8 कंप्लीट करना है, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी विल बी 3 और माइनस एनायन जो बनेगा इसका नेम होगा फॉस्फाइड आयन। जैसे नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनता है, phosphorus changes into phosphide ion when it gains 3 electron. Next is sulfur 16, 32, 16, 2, 8, 6। सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला किया आपने 3rd चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। अभी काम क्लोरीन आ गया, क्लोरीन अच्छा क्लोरीन तक कर दो। 35, 17, 18, 17, 2, 8, 7। species formed is क्लोराइड 9। अब याद रखो जो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं वो सारे मेटल है, जो नेगेटिव आयन बनाते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। आपको अगर फिजिकल It is formed from